Good morning, children. Class 6. Welcome again to your social studies classes. So class, today we will do the last chapter of this book, which is lesson number 30. And in lesson number 30 we'll study about the urban livelihood. तो पिछले चैप्टर नंबर 29 में आपने रूरल लिवलीहुड के बारे में जाना था कि किस तरीके से गांव में लोग अपना कौन कौन से ऑक्यूपेशन को फॉलो करके वो लोग अपना सस्टेनेंस करते हैं। अब शहर में लोग कैसे जीते हैं, वो लोग कैसे पैसा कमाते हैं, हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे, विच इज ऑन पेज नंबर 193। तो कम टू पेज नंबर 193 एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, सो यू शुड बी वेरी हैप्पी। आ जाओ, क्या लिखा है? आदित्य और प्रकृति की कहानी हमने पढ़ी थी लास्ट लेसन में, वही चीज़ रिलेटेड है यहाँ पे भी। तो आदित्य बहुत खुश था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत एक रिपोर्टर की तरीके से उसने रूरल लिवलीहुड की जो रिपोर्ट बनाई थी उसे ऐसा लग रहा था। ठीक है, प्रकृति हैड गिवन हिम अ कैमरा टू टेक पिक्चर्स फॉर अ प्रोजेक्ट। अब इनका काम ये था कि अब अर्बन लिवलीहुड के बारे में हमें इन लोगों को डेटा कलेक्ट करना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया, अपनी बहन को लेकर के ये एक जगह से दूसरी जगह अब जाने लगे। तो इसने क्या देखा, मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में गया, ये वहाँ पे शॉप्स फैक्ट्रीज देखा जहाँ पे लोग रोड साइड शॉप्स लगा करके ना, रोड पे किनारे किनारे दुकान लगा करके और उससे सामान को बेच करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये मेट्रो ट्रेन में गया जहाँ पे लोग बसेस से जाते थे काम करने के लिए, रोड्स पैक टू कैपेसिटी, रोड्स फिल्ड विद कार्स, ऐसी सड़कें देखी जो पूरी कार्स से फिल्ड थी। रिक्शा देखा, ऑटो रिक्शा देखा, यहाँ तक कि टोंगा भी देखा जो कि हॉर्स से खींचा जा रहा था, बुलक कार देखा, सीमेंट बैग्स देखा रोड पे। ठीक है, इससे ये समझिए कि ये सब क्या है, अर्निंग के लिए, लिवलीहुड के लिए ये सारी यूजफुल मटेरियल है। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 घंटे तक वो सब बहुत बिजी था और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था अलग अलग लोगों से। ठीक है, प्रकृति कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट द नेक्स्ट डे। अब प्रकृति को ये बनाना था अर्बन लिवलीहुड पे प्रोजेक्ट, क्योंकि आदित्य जो था वो सीनियर क्लास में था, सीनियर क्लास वालों को रूरल लिवलीहुड पे बनाना था और प्रकृति जूनियर क्लास में थी, उसको अर्बन लिवलीहुड पे बनाना था। प्रोजेक्ट अर्बन लिवलीहुड में आ जाइए। दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा शहर है और हमारे देश का कैपिटल है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, टाउन सिटीज़, बहुत अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे जाते हैं। फार्मिंग जनरली अर्न एंड लिवलीहुड फ्रॉम एक्टिविटीज़ अदर दैन फार्मिंग। तो फार्मिंग बस वहाँ पे नहीं, लगभग नहीं होती है और बाकी सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। उनको अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो काम करते हैं उसको ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ठीक है, इनकम ग्रुप्स में आ जाओ। दिल्ली में 3 तरीके के लोग हैं, हाई इनकम ग्रुप वाले, मीडियम इनकम ग्रुप वाले और लो इनकम ग्रुप वाले। तो वो लोग जो हाईली एजुकेटेड है, उनके पास स्पेशल स्किल है, वो लोग हाई इनकम ग्रुप में आएंगे। ठीक है, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, और इनकी जो अर्निंग्स हैं ये एक्सपेंसेस से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये लोग ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। इनके पास परमानेंट जॉब्स हैं और इनको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल केयर, ट्रैवलिंग, हाउसिंग अलाउंस, ये सब चीज़ें भी डिसाइड सैलरी तो मिलती है, इसके सिवा और ये सभी फैसिलिटीज़ मिलती है। लेस एजुकेटेड या फिर लेस स्किल्ड पीपल भी हैं जो कि मीडियम इनकम कमाते हैं। ठीक है, इनके पास भी परमानेंट जॉब नहीं होती है और जो भी बेनिफिट्स परमानेंट जॉब के साथ आते हैं वो भी इनको नहीं मिलती है। ठीक है, लो इनकम वाले की कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है, उसमें बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं और हाई पोस्ट की तो कोई बात ही नहीं पैदा होती है यहाँ पे। वर्क प्लेसेस में आ जाओ, लोग अपने काम को करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह को जाना पड़ता है जहाँ पे ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को ऑफिस भी जाना पड़ता है, या तो वो गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है या तो प्राइवेट ऑफिस। इसके सिवाय में हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब जगह काम करने जाना पड़ता है। कौन कौन से लोग जाते हैं? मैनेजर हो गए, सेल पर्सन हो गया, अकाउंटेंट, क्लर्क, पियोन, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब अपने स्किल पे डिपेंडेंट है इनका काम। और ये लोग अलग अलग लेवल्स ऑफ एजुकेशन है इनकी और ये लोग काम करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कौन एम्प्लॉय होगा? टीचर्स एम्प्लॉय होंगे। हॉस्पिटल्स में कौन एम्प्लॉय होगा? डॉक्टर्स और नर्सेस। ठीक है, कुछ लोगों की अपनी दुकान होती है। टिपिकल अर्बन मार्केट में बहुत सारे रोज ऑफ शॉप्स और शोरूम्स हैं
जहाँ पे लोग मैनेजर, कैशियर, शॉप असिस्टेंट, पियोन, क्लीनर्स और वॉचमैन को नौकरी पे रखते हैं। पोर्टर्स, रिक्शा पुलर्स, ये सब क्या काम करेंगे? या तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएंगे या तो आदमी को पहुँचाएंगे। ठीक है, कुछ लोग किराए पे रहते हैं या तो कुछ लोगों का अपना भी घर या तो शॉप होता है। ठीक है, ओनर ऑफ द शॉप हैज़ टू पे अ टैक्स टू द म्यूनिसिपैलिटी। अब जिसकी अपनी दुकान है उसको टैक्स पे करना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी को, और इसके रिटर्न में उसको लाइसेंस मिल जाता है अपनी दुकान को चलाने का। कुछ टेम्पररी शॉप्स और स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे लोग मैगजीन, न्यूज़पेपर, चाय वगैरह हो गया, स्नैक, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब बेचा करते हैं, यहाँ तक कि पानी की बोतल भी बिकती है। फैक्ट्रीज़ में भी लोगों को नौकरी मिल सकती है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज लोकेटेड होते हैं। ये रेसिडेंशियल एरिया, वो एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं उससे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो दूर रहते हैं ताकि पोल्यूशन से लोगों का हाइजीन या फिर हेल्थ खराब ना हो। कौन कौन से लोग फैक्ट्रीज में काम करेंगे? मैनेजर, डिज़ाइनर, इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, मैकेनिक, लेबरर, वॉचमैन और ये सब लोग। ठीक है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के पास स्पेशल स्किल होता है और उनका जो शिफ्ट होता है, जो वर्किंग टाइम होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है, लेकिन उनको पैसे उतने नहीं मिलते हैं, कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से सरकार ने क्या काम किया ताकि जो भी मैनेजर है वो अपने मन से बहुत ही कम पैसे ना दे। सरकार ने एक मिनिमम वेज पेमेंट तो रखा है, इतना पैसा तो आपको देना ही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रिस्क और एक्सीडेंट भी होता है फैक्ट्रीज में काम करने पर, लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो डेली वेजेस में यहाँ पे काम करते ही हैं। चलो, दिल्ली में क्या होगा? बहुत सारे लोग रोड पे भी काम करते हैं, जैसे कि रिक्शा पुलर हो गया, पोर्टर, हॉकर, ड्राइवर ऑफ ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक, टैक्सी, ये सब लोग गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? सामान को इधर उधर ले जाते हैं, तो लोगों को इधर उधर ले जाकर के अपना पैसा कमाते हैं। ठीक है, कुछ प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, पेंटर्स, ये सब भी आपको मिल जाएंगे। लेबर चौक क्या होता है भाई? लेबर चौक वो जगह होता है जहाँ पे लेबरर्स जो हैं वो वेट करते रहते हैं ताकि कोई भी आएगा और हमें कोई काम देगा। वो लोग वहीं पे चौक पे ही सो जाते हैं, ज़मीन पे ही, सड़क के किनारे। उनके पास बहुत ही कम पैसे होते हैं, ठीक है, जीवन जीने के लिए, और कभी कभार वो उधार लिया करते हैं मनी लेंडर्स वगैरह से। गवर्नमेंट जॉब क्या होगा? बिग गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं सिटीज़ में, वहाँ पे लोगों के पास जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे, उनको गवर्नमेंट जॉब में वो होते हैं, उनको सभी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, HRA जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, घर मिल जाता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, जब आप जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं जनरली इनका ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता है। विलेज पीपल, जो लोग सिटीज़ में काम करते हैं, ठीक है, उनकी क्या कहानी है? ये एक वर्ड है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के अंदर में क्या होता है बच्चों? काम की तलाश में जो गांव के लोग हैं वो शहर में जा कर के बसते हैं और वहाँ पे काम करते हैं डिफरेंट तरीके के। तो ये जो है ये रूरल और अर्बन एरिया को एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन पीपल जो होते हैं वो अपने वहाँ पे कमाते हैं, अपना तो खाते पीते जो है वो जैसे भी जीते हैं और कुछ पैसे बचा करके वो गांव भेजते हैं। वुमेन वर्कर्स देख लो सिटीज़ में, वुमेन बहुत सारी फील्ड्स में एम्प्लॉयड हो सकती हैं। पुअर अनएजुकेटेड वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर्स की तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं, और जो वुमेन्स अच्छी होती हैं, स्किल्ड होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर अदर काम कर सकती हैं। सेवा पढ़ लीजिए, अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब सेवा क्या है? देयर आर सम वर्क प्लेसेज जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन काम करेंगी, कुछ ऐसी जगह है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई गई है। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे सिर्फ गरीब औरतों को काम करने के लिए बुलाया जाता है। सेवा क्या है? एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेवा जो था बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, बट धीरे धीरे इसका काम इतना अच्छा था कि बहुत बड़ा बन गया ये। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं, और सेवा के माध्यम से बहुत सारी ऐसी औरतें जिनको जीने खाने के लिए कुछ भी नहीं था, विधवा औरतें है ना, और या तो तलाकशुदा औरतें, मतलब जिसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन था, उनको अच्छी सी जॉब मिली और वो अपने फुट पे स्टैंड है और आज वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टोरीज और इससे समझेंगे कि लोग शहर में कौन कौन सी उनकी ऑक्यूपेशन होती है। देखो ये राजू की कहानी है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुली के ऑक्यूपेशन में मिले थे। इन्होंने सर पे सामान रखा हुआ था और ये बिहार से आए थे काम करने के लिए। इनकी फैमिली अभी भी बिहार में रहती है। ठीक है,
ये किसी भी तरीके से पैसा कमा करके अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ पैसा अपने परिवार वालों के लिए भेजते हैं। जिस दिन ये काम नहीं करते हैं उस दिन इनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है, और इसलिए इनकी सिचुएशन क्या है, हैंड टू माउथ, मतलब अगर काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं काम करेंगे तो भूखे पेट सो जाएंगे। दूसरी आ जाइए, मुरली की कहानी दी गई है। छोले कुलचे और राजमा राइस बेचते हैं। इनकी दुकान में इनकी वाइफ और इनके बच्चे भी काम करते हैं। इनका फ्रेंड है रामू टिक्की वाला, और वो क्या काम करता है बच्चों, वो भी शॉप चलाता है अपने घर पे और वो टिक्की बेचता है। ठीक है, डे नाइट, ये शाम सुबह हमेशा टिक्की वगैरह बेचता रहता है वो। मुरली क्या काम करता है, मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह उठ जाता है, अपनी वाइफ और बच्चों को भी उठा देता है और छोले और राजमा बनाता है, और इस वजह से वो इस तरीके से एक वो ढाबा चलाता है जिसमें वो इन सारी चीज़ों को बेच करके अपना पैसा कमाता है। आ जाओ थर्ड नंबर पर, बसंती की कहानी। बसंती के पास एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है यूपी में, लेकिन वो बहुत फर्टाइल नहीं है, मतलब कि वो ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशियस नहीं है। तो ये बिग फैमिली इनकी है, उससे इन लोगों का खाना पीना नहीं चल सकता है। तो 5 साल पहले क्या किया, इनके हस्बैंड जो थे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे एज ए लेबरर काम करने के लिए गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने रेंट पे, किराए पे स्लम एरिया में एक घर ले लिया और बसंती को भी वहाँ पे बुला लिया। ठीक है, अब चूँकि अकेले वो कमा नहीं पा रहे थे तो बसंती को भी काम करना पड़ा। उसने डोमेस्टिक हेल्प शुरू कर दिया 6 घर में। वहाँ जाती है, वो बर्तन धुलती है और कपड़े साफ़ करती है। उसका डेली का क्या रूटीन है, हाउस टू हाउस, घर से घर वो जाती है। अभी क्या काम है, अभी क्या होता है, अभी वो इतना पैसा कमा लेती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी भेज सके। इवन दो दे हैव टू सेंड मनी टू द विलेज, दे हैव नाउ स्टार्टेड सेविंग सम मनी एवरीवन, और वो गांव पे भी पैसे भेजती है और उसके बाद भी वो थोड़ा सा बचत भी कर लेती है। ठीक है, और इनके जो एक एम्प्लॉयर थे जहाँ पे ये काम करने जाती थी, उनके एक एम्प्लॉयर ने इनका बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया, और इसलिए जितना भी पैसा बचाती है ले जा करके बैंक में सेव कर देती है ताकि उस पर इसको इंटरेस्ट भी मिले और उसका पैसा बढ़ता जाए। चलो, अब यहाँ पे ये लोग मिलते हैं रंजीत सूद से 4th स्टोरी में। ये क्या है, ये बताते हैं कि मैं रंजीत सूद हूँ और मैं बैंक में कैशियर के पोस्ट पे नौकरी करता हूँ। ये कहते हैं कि मैं 5 और आधे दिन, मतलब सैटरडे को हाफ डे मेरा हो जाता है और मंडे टू फ्राइडे मैं फुल डे काम करता हूँ। मेरा बैंक 10 बजे खुलता है और 4 बजे बंद हो जाता है। इस दौरान पब्लिक डीलिंग्स होती हैं बहुत सारी। सैटरडेज को हाफ डेज हो जाते हैं। हम लोगों को हर नेशनल हॉलीडे पे घर रहना मतलब छुट्टी मिलती है हमें। ठीक है, मेडिकल लीव भी हमें मिलता है और रेगुलर सैलरी मिलती है हमें, और हमारे ग्रेड्स पे ये डिपेंडेंट है। अगर हमारी ग्रेड ए है तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ग्रेड बी सी है तो थोड़ा कम मिलेगी। ठीक है, दिस मनी विल बी गिवन टू अस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कौन सी मनी, अ फिक्स्ड अमाउंट इनकी सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं, उसको काट लिया जाता है, और जब इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो वो मनी दिया इनको जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। आ जाओ भाई 5th स्टोरी में आ जाओ फास्ट। चलिए 5th स्टोरी में ये वेजिटेबल वेंडर से मिलती है जिसका नाम है भोला। ठीक है, अब भोला की क्या कहानी है, भोला बताते हैं कि मेरे पिताजी भी सब्जी बेचा करते थे। वो 3 बजे उठ जाता है हर सुबह, अपने फादर के साथ मंडी में जाता है, होलसेल मार्केट में, जहाँ से वो सब्जियाँ खरीदता है कम पैसों पे, और फिर उसके बाद वो ला करके 1 कप चाय और कुछ स्नैक्स खाता है, और फिर उसके बाद उसके बाद इनके पिताजी क्या करते हैं कि मार्केट चले जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, और ये स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली अपना होमवर्क कंप्लीट करता है स्कूल से आने के बाद, और उसके बाद अपने पिताजी की सब्जी बेचने में मदद करवाता है, और फिर दिन भर के इतनी थकान के बाद जैसे ये बिस्तर पे जाता है बेचारा सो जाता है। ठीक है, लेकिन कहता है ये कि इसके बावजूद भी हम लोग बहुत मेहनती हैं और हम लोग एक इज़्ज़तदार नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, ये कहता है कि मुझे याद है कि जब हम लोग गांव में रहते थे तो हमें तो इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग सुबह शाम भोजन भी कर सकें। अभी तो ये स्थिति हो गई है कि मैं स्कूल भी जा पा रहा हूँ। आ जाओ रूल नंबर 6 में आ जाओ। इनका नाम है हिना और ये अपनी कहानी बताती हैं कि मैं क्या हूँ, एक बुटीक ओनर हूँ, मैं कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। ठीक है, मैं कपड़े कहाँ से लाती हूँ, मलेशिया और सिंगापुर से, और मैं यहाँ दिल्ली में काश्मीरी माइग्रेंट थी, कश्मीर से माइग्रेट होकर के मैं दिल्ली में रहने आई। यहाँ पे कुछ सेविंग्स की वजह से मेरे पिताजी ने मेरे गारमेंट शोरूम को ओपन करवा दिया,
मैंने डिप्लोमा किया फैशन डिज़ाइनिंग में और अपना बुटीक ओपन कर लिया। ठीक है, ये बताती है कि मैं बहुत सारे कपड़ों को डिज़ाइन करती हूँ। यहीं पे फैक्ट्री है एक जहाँ पे मेरे कपड़े सिलने और वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी भी होती है उनकी। ठीक है, मैं क्लोथ मटेरियल्स कहाँ से लाती हूँ? अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से। और इसके बाद जो ओल्ड दिल्ली है क्लोथ मार्केट में, वहाँ से भी मैं कुछ सामान लाती हूँ। मैं अपना शोरूम सक्सेसफुली चला रही हूँ। मेरा शोरूम जो है रेंटेड है, लेकिन हम लोग कुछ ही दिन में इस जगह को ख़रीदने वाले हैं। ठीक है, और भी हम लोग बहुत अच्छा काम इस बुटीक शॉप में अच्छा काम कर रहे हैं। 7th स्टोरी देखिए, ये लक्ष्मी की कहानी जो कि हिना के फैक्ट्री में काम करती है। ये क्या बताती है कि मैं जरी वर्क करती हूँ और एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। मेरा घंटों का काम है। मेरा काम 9 बजे शुरू हो जाता है और लगभग रात को 10 बजे तक चलता रहता है। मैं 6 दिन तक हफ्ते में 6 दिन काम करती हूँ। ठीक है, और कभी कभार काम तो बहुत अर्जेंट हो जाता है, इसलिए मुझे संडे को भी काम करना पड़ता है। मुझे 8 घंटे के 80 रुपये मिलते हैं और अगर एक्स्ट्रा मैं काम करती हूँ तो 40 रुपये मुझे और मिलते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक तो हम लोग काम करते रहते हैं, लेकिन जून में क्या होता है, डिमांड की कमी हो जाती है और इस वजह से हमको ये नौकरी छोड़ देने के लिए कह दिया जाता है। ठीक है, कुछ एम्प्लॉइज़ जो है 2 टेलर्स, गर्ल्स, ये सब को ही बस रखा जाता है। फिर 3 से 4 महीने बाद हम लोगों के पास कोई काम नहीं रहता है और इस टाइम पे हम लोग एज ए लेबरर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। 8th पे आ जाइए, शिरीष की कहानी है। ये कॉल सेंटर में काम करते हैं। ये बताते हैं कि मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और मैं अपना ग्रेजुएशन करेस्पॉन्डेंस के थ्रू कर रहा हूँ। मेरे पिताजी सुपरवाइज़र हैं पब्लिक फैक्ट्री में। 3 साल पहले उनकी दोनों पैर एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर खराब हो गए, कट गए और इस वजह से उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रह गई। पेंशन जो था बस उसी पर हम लोगों को जीना पड़ता था। तो हमने जैसे ही स्कूल कंप्लीट किया, कॉल सेंटर में मैंने जॉब अटेंड कर लिया। इसमें मैं कस्टमर्स से अपनी कंपनी के बारे में जो भी इशूज़ है उसको रिजॉल्व करता हूँ। मेरा ऑफिस जो है, ऑफिस में कंप्यूटर है, टेलीफोन सेट है, सुपरविज़र स्टेशन है। माई आवर्स ड्यूटी आर वेरी ऑड। मैं 3 बजे मॉर्निंग में ऑफिस जाता हूँ और फिर 2 बजे मैं घर आ जाता हूँ शाम को। लेकिन मेरे पास अभी कोई और चॉइस अवेलेबल नहीं है क्योंकि मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसी दौरान मैं क्या करता हूँ, मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ और अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक कर सकूँ। चलो, ये 9th वाला जी एंड दिस इज़ द लास्ट वन। ये है सोनी राहेजा की कहानी। ये रीजनल मार्केटिंग मैनेजर है एक प्राइवेट फर्म में। ये बताती हैं कि मेरा फर्म जो है रस्क और बिस्किट्स बनाता है और मैं जो भी बिक्री होती है इसका सुपरविजन करती हूँ। ठीक है, 40 सेल्स पर्सन्स हैं जो कि मेरे अंडर में काम करते हैं। वो शॉपकीपर्स के पास जाते हैं और वहाँ से कलेक्ट करते हैं पेमेंट। ठीक है, मैं हर हफ्ते सेल्स पर्सन से मीटिंग लेती हूँ और सेल्स जो पूरा इंटायर सिटी में है वहाँ मुझे जाकर के कभी कभार देखना भी पड़ता है। ठीक है, ये कहती हैं कि मुझे रेगुलर सैलरी मिलती है। मेरी परमानेंट एम्प्लॉय हूँ मैं इस कंपनी का, मतलब इस नौकरी से मुझे कभी निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक फ्लैट है, कंपनी का ही दिया हुआ है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। मेरे पास कार है और ड्राइवर है। ठीक है, मैं 43 साल 43 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं और मेरे पास कोई भी फैमिली ऑब्लिगेशंस नहीं है कि तुम्हें काम नहीं करना है। आई एम अनमैरिड और इन्होंने शादी भी नहीं की है। एंड माई पेरेंट्स आर नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, और मेरे पेरेंट्स भी इस दुनिया में अब नहीं है। आई एम सराउंडेड बाई लग्जरी विद अ गुड जॉब। मेरे पास बहुत लग्जरी है, एक अच्छी नौकरी है, ऑल कम्फर्ट्स हैं, बट आई मिस नॉट हैविंग अ फैमिली। लेकिन अगर मेरे पास एक फैमिली भी होती, मतलब मेरे माता पिता भी जीवित होते, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। आदित्य ने क्लैप किया प्रकृति की रिपोर्ट को पढ़ के। उसने कहा वाओ दीदी, आपका रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, आदित्य जो था वो जूनियर सेक्शन में था, 1 to 5 में वो पढ़ता था, किसी भी क्लास में पढ़ता हो, और 6 to 8 में किसी भी क्लास में प्राकृति पढ़ती थी। प्राकृति आदित्य से बड़ी थी, तो प्राकृति की रिपोर्ट को देखकर के आदित्य क्लैप करता है और बोलता है कि दीदी आपका रिपोर्ट तो बहुत अच्छा है। आदि, डोंट यू थिंक विद इन अ फ्यू डेज वी हैव सीन मोर कंट्रास्ट। उसने बोला, आदि ने, क्या तुम ये नहीं सोचते कि अगर हम लोग थोड़ा दिन और रुके होते तो और चीज़ें देखे होते। ठीक है, तो प्रकृति बोलती है
कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हमारी आंखों को खोल देती हैं, मतलब हमें जो दुनिया की सच्चाई है उससे हमें अवगत कराती हैं। आदित्य बोलता है हाँ दीदी ये बात तो बिल्कुल सही है, इससे हमें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़ पता चलती है कि अगर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग हाई इनकम ग्रुप के श्रेणी में आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो लो इनकम ग्रुप। कैसा कि शाम को सुबह खाने को मिलेगा तो शाम को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा इसको कोई भरोसा नहीं है। We have to excel if we wish to achieve something in life. It also teaches us the significance of interdependence. Interdependence मतलब खुद के पैर पे खड़ा रहना, किसी की दूसरे के आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है सब लोग काम करने के लिए, ये चीज़ समझ में आया। No matter how small, we all contribute to the society which envelops us like a warm bubble. हम लोग चाहे जितने भी छोटे हों, छोटे स्तर का कारोबारी है, छोटे स्तर का काम करने वाला व्यक्ति है, वो इस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और इस तरीके से हमको सब एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य और भी सुनहरा बन सके, आदित्य ने कहा। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी थी ना सारी। ओके, टू रिमेंबर आप लोग खुद से करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग PDF के फॉर्मेट में कर लेंगे। एंड नाउ योर कोर्स इज ओवर। एंड बेटा आपका कोर्स यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग क्या काम करो, अच्छे से जितने भी वीडियोस मैंने पढ़ाए हैं उसको एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेज अच्छे से लर्न कर लीजिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और आई होप फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू।